आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। चलिए आपको सुनाता हूं आपकी ही कहानी। शुरू करते हैं नई कहानी का नया सफर। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। आदाब दोस्तों, स्टोरी बॉक्स में पिछले हफ्ते जो कहानी हमने सुनी थी उसका नाम था इश्क में कभी कभी। आज उस कहानी का दूसरा हिस्सा सुनाना है, लेकिन उससे पहले एक बार पिछली कहानी में क्या क्या हुआ था वो भी आपको जल्दी से याद दिला देते हैं ताकि आगे की कहानी में आप मजे ले सकें। तो हुआ यूं था कि एक भाई साहब बेचारे, शादी के लिए उनका रिश्ता नहीं हो पा रहा था कहीं पर, और कई जगह बात चलती तो थी लेकिन बात नहीं बनती थी। तो एक रोज उनके घर पर किसी दूर के रिश्तेदार के जरिए एक रिश्ता आता है और लड़की की तस्वीर देख के ये भाई साहब बड़े खुश हो जाते हैं। पता चलता है कि लड़की का नाम इनाया है। नाम याद रखिएगा, इनाया। लेकिन जब ये घर जाते हैं तो पता चलता है कि इनाया दरअसल उनके ही कॉलेज के ज़माने की एक पुरानी गर्लफ्रेंड शनाया की बहन है। यानी शनाया इनकी पुरानी गर्लफ्रेंड थी और इनाया से अब इनका रिश्ता लगा है। इसके बाद उन्हें शनाया से मुलाकात का मन होता है, पुरानी यादें ताज़ा होती हैं और वो उसके लिए उसके दफ्तर पहुंचते हैं, जहां शनाया के वालिद साहब उन्हें कोई बदमाश समझकर उनकी पिटाई कर देते हैं और उसी वक्त ये गुस्से में तय करते हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए ये शनाया को वापस पाकर रहेंगे। लेकिन कैसे, वो आज की कहानी में बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। घर पहुंचकर दरवाजे की घंटी बड़ी मुश्किल से बजाई। दरवाजा खुला तो मेरी हालत देखकर अब्बू के हाथ से टीवी का रिमोट ऐसे छूट गया जैसे पुरानी फिल्मों में हीरो की मां के हाथ से पूजा की थाली छूट जाती है। अरे किसने मारा? अरे बहुत ज्यादा मारा है। कहाँ पिटे बेटा? अरे अब्बा क्या आप दरवाजे पे पिटे पिटे कर रहे हैं? फिसल के गिर गया मैं सीढ़ी पर। मॉल में था कुछ काम से, हटिए रास्ते से हटिए। हाँ आओ आओ आओ। अरे जुबैदा, अरे देखो ये कहीं से पिट के कहीं से गिर के आया है, पानी गर्म करो। मेरी जिंदगी के अगले कुछ दिन बिस्तर पर उल्टे उल्टे लेटे हुए कटे और घर में आस पड़ोस के लोग, दूर नजदीक के रिश्तेदार, दूध वाला, सब्जी वाला, कपड़े आयरन करने वाला, गाड़ी पोंछने वाला, सामने वाले खाली मकान को जो लोग छोड़ के जा चुके थे वो भी, सब के सब एक एक करके आए और सबने पूछा, भाई साहब तो क्या हुआ था? मैं ये सोच रहा था कि अगर इनाया के अब्बा रिटायर्ड पुलिस अफसर ना होकर होम्योपैथिक डॉक्टर होते, या उनकी गली में रंगीन धागों की दुकान होती, या वो मेहंदी का कोन बेचते होते तो कितना अच्छा होता। ये पुलिस सब हमारी किस्मत में लिखे हुए हैं क्या? खैर एक दिन मैं लेटा हुआ करा रहा था कि तभी फरीदगंज से वही बुखारी साहब आ गए जिन्होंने रिश्ता लगाया था। मेरे बिस्तर के पास कुर्सी डालकर, पैर मेरे बिस्तर पर रखे हुए, चाय सुड़कते हुए उन्होंने भी वही सवाल किया, तो बेटा फिर कैसे हुआ था? मैंने कहा जी वो मैं दरअसल मॉल में था, ये पासी में जो है यहीं पर, तो ऐसे मैं यूं आ रहा था ऐसे, और ऐसे एक सीढ़ी पर यूं पांव पड़ गया और फिर मैं ऐसे गिर गया। अभी मैं अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ, एक बार ठीक हो जाओ ना तो दोबारा गिर के आपको समझाऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए। अरे बेटा तुम तो नाराज हो गए। अरे नाराज नहीं होगा तो क्या होगा भाई, हाँ 2 हफ्ते से तमाशा लगा हुआ, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई मजार हूं कि सब देखने चले आ रहे हैं। चिड़चिड़ा हो गया था मैं, और चिड़चिड़ा इसलिए हो गया था क्योंकि मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि शनाया से मिलना है, लेकिन ठीक होने का इंतजार तो करना ही था, और उसमें कुछ 1-1.5 महीना और लगा। और उसके बाद मैंने तय कर लिया कि मैं फिर से शनाया के दफ्तर जाऊंगा। तो जंतरी से एक बढ़िया तारीख निकलवा ली मैंने हाफिज जी से, और फिर मैं चल दिया सिविल रोड पर एपेक्स इंटरनेशनल के दफ्तर। ऑफिस के आसपास के उसी इलाके में दोबारा पहुंचा तो लगा कि जैसे ये इलाका कोई सुनी सुनी सी दास्तां सुना रहा है, जिसमें लात घूसों की आवाजें भी शामिल हैं। खैर तो गली किनारे चाय की दुकान पे इंतजार करते करते काफी देर बाद 5वीं चाय खत्म करने के बाद मुझे एसिडिटी के साथ साथ ये भी यकीन हो गया कि अब शनाया नहीं आएगी। हो सकता है कि वो आज छुट्टी पर, या उसने मुझे देख लिया हो और रास्ता बदलकर कहीं चली गई हो। मैं मायूस होकर उठ ही रहा था कि देखा ऑफिस की सीढ़ियों पर शनाया थी। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में चमक आ गई। ये एक ऐतिहासिक टाइम था।
मैंने सड़क के इस तरफ से उसे देखा और कुछ देर तक मैं देखता ही रहा। उसकी नजरें मुझ पर पड़ी और एक नजर में उसने मुझे पहचान लिया। सेकंड का 10वां हिस्सा भी नहीं लगा होगा भाई साहब। हम सड़क के आर पार खड़े थे। हमारी नजरें मिलते ही जैसे गुजरा हुआ वक्त हमारे जहन से ऐसे गुजर गया जैसे ट्रेन की खिड़की के बगल से दूसरी ट्रेन निकलती है धड़धड़ाती हुई। एक ही पल में सब याद आ गया कि कैसे हम लोग कॉलेज के दिनों में साथ साथ घूमने जाया करते थे। हमारी लाइब्रेरी में हुई पहली मुलाकात, वो जो मैंने घुटने पर बैठकर उसे प्रपोज किया था, और वो पार्क में उसकी गोद में सर रखकर लेटे हुए मैं उसके फेवरेट राइटर निर्मल वर्मा की किताब उसी के मुंह से सुनता था। वो मुझे पढ़कर सुनाती थी। उसे बहुत पसंद है निर्मल वर्मा। और आज हम एक सड़क के दो तरफ खड़े थे। ये मंजर हमारी जिंदगी के हालात जैसा था। जिंदगी ने भी हमें रिश्तों की ट्रैफिक वाली सड़क पर आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया था। एक ऐसी सड़क जिसे पार करना आसान नहीं था, लेकिन इस सड़क को तो पार किया जा सकता था। इसलिए मैंने बिना ट्रैफिक देखे जल्दी से रोड क्रॉस करने की कोशिश की और मैं उस तरफ भागा। शनाया ने इशारे से कहा, अरे संभल कर। कई गाड़ियों से बचता हुआ मैं उसके पास पहुंचा और उसकी आंखों की नमी मैं साफ साफ देख पा रहा था। इससे पहले कि हम कुछ बात करते, उसकी आंखों की नमी गालों पर आंसू बनकर लुढ़कने लगी। उन आंसू में जाने कितने अफसाने, कितने कह कहे, कितनी आहें और कितने किस्से थे जो एक कतार में बह रहे थे। मेरा गला भी भर आया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा मैं सोच रहा था कि वो गुस्से में पूछेगी कितने दिन कहां थे, ढूंढा क्यों नहीं, ये वो। उसने बस इतना कहा, रिश्ते के लिए तुम्हें कोई और घर नहीं मिला? मैं थोड़ा फ्रेंडली होने की कोशिश करते हुए बोला, यार शनाया ऐसा तो मत कहो, मुझे थोड़ी पता था कि इनाया तुम्हारी बहन है और रिश्ता तो बुखारी साहब ने लगाया, और वैसे भी तो अब क्या चाहते हो तुम? उसने मेरी बात काटते हुए पूछा, तुम जानती हो मैं क्या चाहता हूं? नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने उसकी आंखों में देखा और कुछ और नजदीक आकर कहा, मैं बस जिंदगी भर पछताना नहीं चाहता हूं। वो एक टक मेरी तरफ देखती रही, बिल्कुल खामोश, और फिर कहा, पिछली बार तुम यूं गए कि बिन बताए गायब हो गए और अब मिले हो। कैसा भरोसा करूं तुम पर? मैं बदल गया हूं शनाया, जिंदगी बदल गई है। वो सब लड़कपन था, आज मैं बिल्कुल संजीदा हूं। और मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये चोट कहां से लगी तुम्हें? उसने मेरी बात काटते हुए कहा। मैंने एक लंबी सांस ली और उसे एक किस्सा बताया कि इसी ऑफिस के बाहर जिस शख्स को तुम्हारे पापा ने मंझला शकील समझ के पीटा था, वो आदमी जो कंबल ओढ़े हुए पिट रहा था, वो कोई और नहीं मैं ही था। वो जोर से हंसी और बोली, मुझे जरा सा शक तो हुआ था, लगा भी था, लेकिन फिर सोचा कि तुम होते तो इतनी अच्छी तरह से अपना बचाव नहीं कर पाते कि चेहरा भी नहीं दिखने दिया। कुछ देर के बाद जब वो कुछ संभली तो मैंने देखा कि हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ गए। असल में वो हंसते हंसते रोने लगी थी। वो आंसू असल थे। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, देखो तुम इनाया से शादी करो या ना करो ये तुम्हारा फैसला है, लेकिन अब मैं और तुम एक नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। कहते हुए उसने एक भरपूर नजर से मेरी तरफ देखा और फिर वापस चली गई। मैं उसे जाता हुआ देखता रहा। एक बार फिर से मेरे अंदर जैसे कोई कमजोर इमारत भरभरा कर गिर गई थी। ये क्यों होता है कि वो शख्स जो कुछ महीने पहले तक मेरे ख्याल में भी नहीं था, उसका तस्वुर भी नहीं था, उसकी यादें भी दफन हो चुकी थी, अचानक एक ट्रिगर के बाद वो इतनी जरूरी हो गई कि जिंदगी उसके बगैर अधूरी लग रही थी। बहुत अजीब बात है ये। मैं घर आ गया और सोचने लगा कि जिंदगी को अब नए सिरे से शुरू करना चाहिए। मन बुझा बुझा सा था, पैरों में अभी भी हल्की हल्की चोट थी, इसलिए चलते वक्त कुछ लड़खड़ाता था। चोट का दर्द फिर से महसूस होने लगा था। पर एक रोज दोपहर के वक्त जब मैं टीवी देख रहा था कि अचानक डोरबेल बजी। अब्बा ने जाके दरवाजा खोला और बरामदे में आवाज गूंजी, अस्सलाम वालेकुम।
आवाज से मैं कुछ चौंका। सुनी सुनी सी आवाज थी ये तो। अरे बड़ी खुशी हुई आप आए। अब आइए अंदर 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 आइए। अब्बा की कुछ डरी सहमी सी आवाज मुझे सुनाई दी। फिर अपने कमरे से झांकते हुए मैंने देखा कि आंगन में अब्बा आए। अब्बा का मुंह बना हुआ था और उनके पीछे पीछे चल रहे थे हसन साहब और उनके पीछे थी शनाया। भाई देखिए, रिश्ता हो या ना हो लेकिन इंसानियत भी तो कोई चीज है। हमें पता चला कि भाई वो सीढ़ी से गिर गए तो सोचा कि भाई देख आते हैं कहाँ है वो। मुझे काटो तो खून नहीं। मैं अच्छा भला कुर्सी पर बैठा था लेकिन जल्दी से मैं दौड़कर बिस्तर पर लेट गया और बीमारों जैसा मुंह बना लिया। कुछ देर बाद वो अंदर आए। कैसे हो बेटा? अरे लेटे रहो लेटे रहो। सलाम वालेकुम कहते हुए मैंने कराहते हुए उठने की नौटंकी की। अरे लेटे रहो बेटा, लेटे रहो लेटे रहो। अरे 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 लेटे रहो, कह रहा हूं लेटे रहो लेटे रहो। मैं फट से लेट गया। शनाया की तरफ इशारा करते हुए बोले, ये मेरी दूसरी बेटी है। उस रोज ये वहां थी नहीं तो मैंने सोचा कि इनसे भी आपको मिला दूं। तो बेटा क्या हुआ था, कैसे चोट लगी, जरा तफसील में बताओ, जरा डिटेल में कैसे हुआ, कैसे लगी चोट? मैंने इनाया का चेहरा देखा। वो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोके थी। ऐसा लगता था कि बस अभी ठहाका लगा देगी। मैंने कहा, वो अंकल वो मैं शॉपिंग मॉल गया था, वहां सीढ़ियों की धुलाई हुई थी तो साबुन शायद होगा तो मेरा है ना, मतलब ऐसे पैर फिसल गया। तो शनाया हंसी रोकने के लिए बहाने से मोबाइल फोन में उलझ गई। मैं शर्म से जमीन में गड़ा जा रहा था। वो बोले, लगता है चोट कुछ गहरी है, ख्याल रखना बेटा अपना। मैंने शनाया की तरफ गुस्से से देखा। हंसी रोकते रोकते उसका चेहरा लाल हो गया था। फिर काफी देर तक इधर उधर की बातें होती रहीं और कुछ 1-2 घंटे के बाद वो लोग जाने लगे। मैंने शनाया को सलाम किया। उसने मुस्कुराकर जवाब भी दिया। उसके जाने के बाद मेरा वक्त बड़ी मुश्किल से गुजरा। शनाया के मुस्कुराकर जवाब देने का मतलब क्या हो सकता है? मैं पूरी रात यही सोचता रहा। श्योर तो नहीं था लेकिन खुश रहने को यह ख्याल भी बुरा नहीं था। तो इस दुविधा से निकलने के लिए मैं इनाया से फिर मुलाकात करने उसके ऑफिस पहुंच गया। मैंने उस तक ये मैसेज भी पहुंचवा दिया कि मैं बाहर खड़ा हूं। शनाया के ऑफिस का प्यून बहुत कोऑपरेटिव था। वो कहते हैं ना, आदमी ही आदमी के काम आता है, खासकर तब जब मामला औरत का हो। कुछ देर बाद हम एक टेबल के आमने सामने बैठे थे। ये लो, तुम्हारे लिए लाया हूं। वे दिन मैंने निर्मल वर्मा की किताब उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम इस किताब को कई बार पढ़ चुकी हो पर इससे बेहतर और कुछ मिला नहीं मुझे। हम भी तो वो दिन ही याद करने आए हैं ना। और इस किताब के आखिर में मैंने कुछ लिखा है, वो भी देखना। क्योंकि उसने किताब को किनारे सरका दिया और मेरी तरफ गौर से देखने लगी। आज हम जिस मेज के आमने सामने बैठे थे, हमारे बीच का फासला उस मेज से कहीं ज्यादा था। हम एक दूसरे को देर तक देखते रहे। उसके चेहरे की रंगत बता रही थी कि उसके दिल के किसी कोने में अब भी मेरे लिए मोहब्बत या मरवत बाकी थी। मैंने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। उसने सर झुका लिया और फिर हाथ पीछे खींचते हुए कहा, नहीं, वो वक्त अब गुजर चुका है। हम एक दूसरे को खो चुके हैं। मैंने कहा, नहीं, कोई देर नहीं हुई है, बस तुम एक बार मुझ पर भरोसा तो कर लो। एक बार तुम्हारी जिंदगी से मैं भाग गया था लेकिन इस बार नहीं भागूंगा। बस एक मौका चाहिए शनाया, मैं सब ठीक कर दूंगा। इश्क के मामलों में अक्सर ऐसा होता है कि आशिक डायलॉग तो चिपका देता है लेकिन उसे खुद नहीं पता होता कि सब कैसे होगा। मेरी कहानी बहुत उलझ गई थी क्योंकि घर में इनाया को लेकर बातें हो रही थी और मैं शनाया को दिल में बसाए हुए था। अब समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। बगावत की घड़ी भले आ गई थी लेकिन मैं ये जानता था कि मैं अब भी अगर अम्मी अब्बू को अपने दिल की बात बताऊंगा तो वो नाराज नहीं होंगे। उन्हें तो मेरा हर फैसला कबूल होता है। लेकिन परेशानी वहां थी दूसरी तरफ। हसन अंकल को कोई कैसे समझाएगा? और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस फैसले से इनाया के दिल पर क्या बीतेगी। हो सकता है दोनों बहनों के बीच हमेशा के लिए दूरियां बढ़ जाएं। देखो तुम्हारा फोन है, मम्मी ने मुझे आवाज देकर कहा।
मैंने फोन रिसीव किया तो दूसरी तरफ से बुखारी अंकल की आवाज आई, वही फरीदगंज वाले बुखारी साहब जिन्होंने रिश्ता लगाया था। बोले, कुछ काम है बेटा, शाम को 7 बजे बुद्धा पार्क के बाहर मिलो। हैं? बुद्धा पार्क के बाहर? ये बुखारी साहब किस लाइन में आ गए? मुझे लगा तो कुछ अजीब, लेकिन बहरहाल मैं शाम को बुद्धा पार्क पहुंच गया। बाहर लगी गौतम बुद्ध की बड़ी सी मूर्ति और पीछे की हरियाली में तमाम लड़के लड़कियां हाथ थामे इश्क के सपनों में खोए हुए थे और हम ऐसे में बुखारी साहब को ढूंढ रहे थे। बताइए। पर तभी मेरी नजर एक कोने पर गई और वहां पर इनाया खड़ी थी। वही इनाया जिससे मेरा रिश्ता लिखना था। वो चलकर मेरे पास आई और बोली, कैसे हैं? मैं तो बस ठीक हूं, अभी इधर चलता हूं तो ये घुटने के इधर पीछे थोड़ा सा दुखता है, लेकिन जब मैं ऐसे करके चलता हूं ना, ये वाली नस जो यहां से ये कुछ मैंने ही बुखारी अंकल से कहकर आपको यहां बुलाया। मगर क्यों? मैंने हड़बड़ी से पूछा। उसने अपने मोबाइल फोन में फोटो गैलरी खोली और एक तस्वीर खोलकर फोन मेरे मुंह के सामने कर दिया। मैंने गौर से देखा। वो तस्वीर निर्मल वर्मा की उसी किताब के आखिरी पन्ने की थी जो मैंने शनाया को दी थी और आखिरी पन्ने पर मैंने कुछ लिखा था। वो बोली, शनाया को ये किताब आप ही ने दी थी और ये आप ही ने लिखा है ना? मैं असल में, मतलब देखिए क्या है कि मैं समझाता हूँ आपको। देखिए होता क्या है कि इंसान जैसे मतलब कोई भी ऐसा हाँ मैंने लिखा है। अचानक इनाया के चेहरे का रंग बदला। वो थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली, अल्लाह, वो तो इत्तेफाक से मेरी नजर पड़ गई, वरना अनजाने में कितना बड़ा गुनाह करवा देते आप दोनों। मैंने उसे चौंक कर देखा। वो बोली, मैंने सब पढ़ लिया है, आप दोनों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पापा से मैं बात कर लूंगी, मेरी बात वो कभी नहीं टालते। आप बस अपने घर पर बात कीजिएगा। अब वो तो ठीक है, पर शनाया नहीं मान रही है, मैंने कहा। तो वो बोली, उनको मैंने मना लिया है, मैंने उन्हें बहुत समझाया। देखिएगा कुछ देर में आपके फोन पर उनका कॉल आता ही होगा। सो मैं चलती हूँ, बहुत तैयारियां करनी है, तो खुदा हाफिज जीजा जी। इतना कहकर वो मुस्कुरा कर जाने लगी और तभी मेरा फोन बजा। मैंने स्क्रीन पर देखा तो शनाया कॉलिंग लिख कर आ रहा था। मैं हैरान सा खड़ा ये सब देख रहा था। एक ही पल में ऐसा लगा जैसे दुनिया की सारी दिक्कतें खत्म हो गई हैं। फूलों में रंग और हवा में ताजगी बढ़ गई है। दुनिया संवरने लगी है, लोग दिलदार हो गए हैं, जख्म मुस्कुराने लगे हैं और मेरे पीछे वो आंख बंद करके बैठे बुद्धा जी की मूर्ति भी थोड़ा और मुस्कुराने लगी थी। मैंने कॉल रिसीव की और उधर से शनाया की आवाज आई, हेलो। इससे पहले कि मैं उसे जवाब देता, मैंने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा और कहा, थैंक यू निर्मल वर्मा। तो ये कहानी तो यहीं खत्म हो गई, लेकिन मेरी और शनाया की जिंदगी यहां से शुरू हो रही थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी इश्क में कभी कभी का दूसरा हिस्सा। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो बदले में हमारे 2 काम कीजिए। स्पॉटिफाई या एप्पल पॉडकास्ट पर आप कहानी सुन रहे हैं तो शो पर जाएं और वहां पर एक फॉलो का बटन है, उसे फौरन दबा दें। और दूसरा ये कि वहीं पर एक स्टार बना हुआ है, उसे क्लिक करके जितने भी स्टार आप देना चाहें प्लीज दीजिए। इससे ये कहानी जो है वो और दूर तक जाएगी, इसे और ज्यादा लोग सुनेंगे। साउंड डिजाइन कपिल देव सिंह का है। अगले इतवार फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआओं में याद रखिएगा।